हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में कुछ पोर्शन हमारा बच गया था, उसको पूरा करने के लिए वीडियो क्लास में फिर से जुड़ रहे हैं। 2-3 वीडियो क्लास हमारी इसकी हो चुकी है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि यह विषय बहुत ही जटिल है और थोड़ा व्यापक भी है और लगभग आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो इसे कवर करती है। तो काफ़ी दिन ये चैप्टर ले लेता है। तो जहाँ हमने छोड़ा था हम वहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे मैं स्लाइड बदल रही हूँ आपको याद आ जाएगा कि ये सब भाग हम कर चुके हैं इस चैप्टर के। पीगू की, फिशर की, मार्शल की परिभाषा, है ना, राष्ट्रीय आय में जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी की परिभाषा, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या उसमें शामिल करते हैं, सब्सिडी किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे नेशन इनकम के। ये भी स्लाइड हम एलोबरेट कर चुके हैं। डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करने में, ये भी हम देख चुके हैं कि प्रमुख 6 कठिनाइयाँ आती हैं और विस्तार से उन पे चर्चा भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियाँ होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। यह भी हम कर चुके हैं और अंत में हमने यह भी देखा था कि जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है जीएनपी का, वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और इसके बाद हमने नेशनल इनकम जीएनपी डिफ्लेटर भी देखा था और उसका फॉर्मूला भी देखा। छोटा क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड आ जाता है, वो भी हम कर चुके हैं। उसके पश्चात हम आ रहे हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, जिसमें हम एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ले रहे हैं। हालांकि मैं इसे समझा चुकी हूँ आपको कि जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया जाता है तो जो घटाने पे हमें प्राप्त होता है वो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर्मूला आपको सामने दिया हुआ ही है। एनएनपी निकालने के लिए एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये मेन फॉर्मूला है। अब हम ये देखते हैं कि एनएनपी को यदि किसी विशेष मूल्य पर निकालना है और जीएनपी भी किसी विशेष मूल्य पर दी हुई है। विशेष मूल्य वही दो जिन पर हम इन कॉन्सेप्ट्स को ज्ञात करते हैं। एक जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और दूसरा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सेकंड फार्मूला जो है वो वैल्यूज़ को लेके हैं कि यदि एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालनी हो और जीएनपी एट मार्केट प्राइस दी हुई हो तो हम बराबर के लेफ्ट साइड एनएनपी एट मार्केट प्राइस लिख देंगे। जो कि हमें ज्ञात करना है वो हमेशा बराबर के लेफ्ट साइड लिखा जाता है और बराबर के राइट साइड वह प्रक्रिया लिखी जाती है या वो वैल्यूज़ प्लस माइनस में लिखी जाती है जिससे कि लेफ्ट वाली वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। यदि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो और वैल्यू भी आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की दे रखी हो, तब भी हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो चौथा फॉर्मूला है उसमें यह बताया गया है कि आपको निकालना तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जो कि लिखा हुआ है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, और जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दे रखी है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो नेचुरल है कि अब तक तो हमने ये देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो बड़ी वैल्यूज थी वो सेम वैल्यू पे निकाली हुई थी। यदि इधर मार्केट प्राइस है तो उधर भी मार्केट प्राइस है, यदि इधर फैक्टर कॉस्ट है तो उधर भी फैक्टर कॉस्ट है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस करना था। लेकिन अब हमारे सामने दो समस्याएं हैं कि एक तो हमें नेट निकालना है जीएनपी की मदद से या एनएनपी की मदद से ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है जबकि दी हुई मार्केट प्राइस है, या फिर मार्केट प्राइस पे निकालना है जबकि दी हुई फैक्टर कॉस्ट है।
तो आप देखिए NNP फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको NNP मार्केट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी हमेशा ही सवाल हल करते समय विपरीत साइंस के साथ एंटर होती हैं। यानी कि यदि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में आ रहे हैं तो सब्सिडी माइनस में शामिल होगी, यदि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में शामिल हो रहे हैं तो सब्सिडी प्लस में शामिल होगी। तो लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कब हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस में लगाएंगे और कब हम प्लस में लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जब बराबर के लेफ्ट साइड जो हमें ज्ञात करना है वो यदि फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है, FC लिखा हुआ है ना NNP फैक्टर कॉस्ट, तो हमें राइट साइड हमेशा ही इनडायरेक्ट टैक्स IT को माइनस करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर part of market price but not a part of factor cost, जबकि सब्सिडी always is a part of factor cost but not a part of market price। ठीक है, तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है जिसमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ है नेशनल इनकम। कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, यदि सवाल में नेशनल इनकम पूछी हो, NI कैपिटल लेटर में NI पूछी हो, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सवाल हल करते समय आप लिखेंगे NI और OR और यानी कि या NNP एट फैक्टर कॉस्ट, या एक चीज को आप ब्रैकेट में दे दीजिए जैसे कि मैंने स्लाइड में दिखा रखा है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब देखिए आपको दे रखा है GNP मार्केट प्राइस दे रखी है, उसकी मदद से आपको क्या निकालनी है, NI या NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो ग्रॉस है उसको नेट बना लो। तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, तो हमने कर दिया GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद हमें ग्रॉस से नेट बन गया, जैसे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। उसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है मार्केट प्राइस वाली को, जो टांग में लगा है FC और इधर बराबर के राइट साइड MP। हमें FC बनाना है MP को, तो फैक्टर कॉस्ट जब निकालनी होती है तो हम राइट साइड क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस साइन के साथ एंटर होती है। तो फॉर्मूला हमारा बनता है NI और NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। यदि दी हुई है तो हम सबसे पहले तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो वो NNP बन जाएगी, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे माइनस IT प्लस सब्सिडी। तो इस तरीके से फॉर्मूलेज जो हैं वो आप खुद बना सकते हैं सवाल को देखकर, और खुद तब बना सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाएं क्लियर हो। अवधारणा यानी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सब्सिडी किसका पार्ट है और किसका नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स किसका पार्ट है और किसका नहीं है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है और किसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर को अच्छे से आप तभी समझ सकते हैं जब इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको बहुत धीरे धीरे विस्तार से समझाने की, काफ़ी टाइम भी लिया इसमें, तो आप थोड़ी और मेहनत कीजिएगा। इन वीडियोस को आप बार बार वापस सुनिएगा तो आपको धीरे धीरे जल्दी समझ आ जाएगा। अब जो एक और लिखी हुई है इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइवेट इनकम का, है ना। तो प्राइवेट इनकम इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि किसको कहते हैं और उसके बाद इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो प्राइवेट इनकम इज इनकम ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोडक्टिव और अदरवाइज, यानी दोनों चीज़ें। देखिए नेशनल इनकम में हमेशा ही आय का वह भाग ही शामिल होता है जो किसी न किसी
तरह से प्रोडक्टिव रहा हो, यानी देश को उसके बदले में कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी हासिल हुई हो। प्राइवेट इनकम में अदर तरीकों से भी शामिल हो जाती है। तो जो नेशनल इनकम है वो गवर्नमेंट सेक्टर यानी जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जिसमें साझेदारी वाली कंपनीज भी होती हैं, सिंगल जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी आ जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ही नेशनल सेक्टर बनाते हैं, यानी नेशनल इनकम में इन दोनों का भाग शामिल होता है। लेकिन इन दोनों में से यदि किसी एक को ही निकालना हो, यानी नेशनल इनकम में से प्राइवेट को निकालना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर को घटा देंगे, और यदि गवर्नमेंट सेक्टर को निकालना हो तो प्राइवेट सेक्टर को घटा देंगे। सीधी सी बात है ना। तो डिफाइन आपको यही करना पड़ेगा कि प्राइवेट इनकम क्या है। वह इनकम है जो देश के इंडिविजुअल्स के द्वारा, हर व्यक्ति जो अलग अलग व्यक्ति है उन सबके द्वारा सभी सोर्सेज से प्राप्त आय प्राइवेट इनकम कहलाती है। और कॉरपोरेट्स जो कंपनीज और निगम, विशेषकर जो बिजनेस सेक्टर है, वो इसमें मुख्य भाग होता है। It can be arrived at from NNP at factor cost by making certain additions and deductions. NNP at factor cost की मदद से कुछ मदें घटाकर और कुछ मदें जोड़कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। सामने आपके प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटाना है, तो प्लस साइन में जुड़ा हुआ है ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान, इनको हिंदी में बोलते हैं। आप अपनी हमेशा नोटबुक और पेन लेकर बैठते ही हैं जब आप वीडियो सुनते हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि आपको हमेशा अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे जो चीज़ें आपको हाथों हाथ उतारने की ज़रूरत है आप उसमें उतारते जाइए। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स, इसमें अब इंग्लिश में फॉर्मूला है जो कि आपको इसी तरीके से याद करना चाहिए, और परीक्षा में एज इट इज़ लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इनके बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं या ये क्या है। अभी थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना चाहें तो आप फटाफट अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। प्लस साइन में है ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान। ये वे भुगतान होते हैं जो किसी व्यक्ति को सरकार से अथवा फॉरेन सेक्टर से भी प्राप्त होते हैं बिना कोई उत्पादकीय गतिविधि संपन्न किए हुए। जैसे कि सरकार द्वारा दिया जाता है विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, है ना, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब ऐसे ज़रूरतमंद वर्ग को दिए जाते हैं जो कि किसी न किसी वजह से कार्य करने में या कमाने में असमर्थ हैं। तो उनके जीवन को सहज बनाने के लिए कुछ हस्तांतरण भुगतान गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। सांकेतिक रूप से इनको हम TPG कहते हैं। और जो ट्रांसफर पेमेंट्स किसी वजह से या इन्हीं वजहों से फॉरेन सेक्टर से प्राप्त होते हैं उन्हें TPF कहते हैं। तो ये TPG और TPF मिलकर TPs बनते हैं, यानी ट्रांसफर पेमेंट्स बनते हैं। तो इनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ये इनकम होती है, नेशनल इनकम का हिस्सा ये नहीं होते हैं। इसलिए प्राइवेट इनकम निकालते समय लेफ्ट साइड प्राइवेट इनकम लिखा हुआ है, राइट साइड जो हमारे पास बड़ा जो मूल्य है नेशनल इनकम या NNP एट फैक्टर कॉस्ट का, उसमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया क्लियर, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट का मतलब है सार्वजनिक ऋण और इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। तो फुल फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब फुल फॉर्म इसकी क्या हो गई, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरकार द्वारा किसी देश की जब प्राइवेट सेक्टर से कुछ ऋण लिए जाते हैं तो उन ऋणों पर ब्याज प्रदान किया जाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है, इसलिए इनको भी इसमें जोड़ा जाता है। जो घटाया गया है वो है माइनस सोशल सिक्योरिटी। देखिए सोशल सिक्योरिटी
के लिए हर कंपनी, हर निगम, हर प्रतिष्ठान को एक फंड बना के रखना होता है, जो कि किसी भी कैजुअलिटी के समय में, जैसे किसी मजदूर का कुछ नुकसान हो गया, मृत्यु होगी, उसके परिवार वालों को मदद करनी है, तो इस तरीके से सामाजिक सुरक्षा अंशदान का एक कोष बना के रखा जाता है। तो इसलिए इसको इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि वो फैक्टर्स को प्रयोग के लिए प्राप्त नहीं होती, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है उसको खर्च नहीं कर सकता, इसलिए वो माइनस हो गई। और माइनस प्रॉफिट एंड सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, लाभ किसके? सार्वजनिक उपक्रमों के। मैंने कहा था नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों शामिल होते हैं। जब प्राइवेट निकालते हैं तो नेशनल इनकम में से पब्लिक सेक्टर के लाभों को घटा देते हैं, और जब अकेले पब्लिक सेक्टर निकालना चाहें तो नेशनल इनकम में से प्राइवेट सेक्टर को घटा देते हैं। तो ये सब वही वाली एंट्री है, माइनस प्रॉफिट्स एंड सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम का, जो मैंने आपको बहुत ही विस्तार से एक एक मद इस तरीके से समझा दी है। यदि छोटा क्वेश्चन भी आता है प्राइवेट इनकम क्या है बताइए और फॉर्मूला बताइए, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। और बड़े क्वेश्चन में भी इतनी ही मात्रा में आपको प्राइवेट इनकम के बारे में लिखना काफ़ी होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपन बढ़ते हैं, वो है पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्स बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन 1 ईयर। एक निश्चित वित्तीय वर्ष में देश के समस्त इंडिविजुअल्स को प्राप्त आय, चाहे वो कानूनी दृष्टि से हुई है, चाहे उसे गैर कानूनी दृष्टि से मिली है, चाहे उसने कैसे भी कमाई है या प्राप्त की है, उन सब का जोड़ किससे पूर्व? डायरेक्ट टैक्स पे करने से पूर्व। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं, एक इनकम टैक्स जो व्यक्तिगत आयकर कहलाता है, और एक कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी निगम कर कहलाता है। तो जो भी ये जो पर्सनल टैक्स आयकर है उसको चुकाने से पहले जितनी भी आय पर्सनल इंडिविजुअल्स के हाथ में आती है वो क्या होती है? पर्सनल इनकम कहलाती है। अब पर्सनल इनकम को भी अनएम्प्लॉयड फैक्टर कॉस्ट की मदद से भी निकाला जा सकता है और प्राइवेट इनकम की मदद से भी निकाला जा सकता है। Personal income is never equal to the national income because the PI includes the transfer payments whereas they are not included in NI. सेम चीज है, ट्रांसफर पेमेंट्स ना प्राइवेट इनकम का भी हिस्सा होते हैं और पर्सनल इनकम का भी हिस्सा होते हैं, लेकिन ये नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए पीआई जो है वो एनआई के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला आपको दे रखा है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सेम वही चीज अनएम्प्लॉयड फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स यूसीपी। ये थोड़ा सा फर्क है प्राइवेट इनकम और इसमें कि यूसीपी भी जो है वो प्राइवेट इनकम का हिस्सा तो रहता है लेकिन इसका हिस्सा नहीं रहता है, इसलिए इसको यहाँ घटा देते हैं। इसको यूसीपी शॉर्ट में कहते हैं, यानी निगमों के पास लाभों का एक हिस्सा ऐसा भी रहता है जो अवितरित रहता है, यानी फैक्टर्स को इनकम के रूप में प्राप्त नहीं होता, वितरित नहीं किया जाता। इसलिए अवितरित जो निगम लाभ हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वो जो हैं नेशनल इनकम में से घटाए जाते हैं क्योंकि ये पर्सनल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। और इसमें से माइनस प्रॉफिट टैक्स यानी सीटी, इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रॉफिट टैक्स इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स इज इक्वल टू सीटी, तीनों एक ही चीज हैं, उनको भी इसमें से घटाते हैं क्योंकि यह पर्सनल लोगों के हाथ में नहीं जाती है, ये वाली अमाउंट ये गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है, निगम कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर के रूप में चुका दी जाती है। और एक और मद माइनस हो रही है, माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको मैं पिछली इसमें प्राइवेट इनकम में समझा चुकी हूँ, इसको शॉर्ट में SSC लिखते हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो जुड़ने वाली चीजें हैं वो दो हैं, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट।
तो यदि आप प्राइवेट इनकम वाले फॉर्मूले को और पर्सनल इनकम वाले फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लगभग फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन दो मदें और इसमें माइनस वाले पोर्शन में शामिल हो गए हैं, माइनस यूसीपी और माइनस प्रॉफिट टैक्स। बाकी सारा फॉर्मूला एक जैसा ही है। तो इस तरीके से आपको यदि परीक्षा में आए तो आप फॉर्मूला लिखें, और यदि कोई संख्याएं दी हुई हैं अलग अलग मदों की तो इसमें फॉर्मूले में डालें और अपना सवाल हल कर दें। तो नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। छोटे से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि दो और मदें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट इनकम में माइनस नहीं हो रही हैं, जबकि पर्सनल इनकम में वो और एनएनपी फैक्टर उसमें से घटाई जा रही हैं, वो हैं यूसीपी और प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले में देख सकते हो। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस यूसीपी माइनस प्रॉफिट टैक्स। यानी यदि प्राइवेट इनकम निकाली हुई है या कोई मद प्राइवेट इनकम की आपको वैल्यू दे रखी है तो आप उसमें से यूसीपी और कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, पर्सनल इनकम। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पेन से इसको नोट कर लीजिए, डीपीआई कहते हैं इसको, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। खर्च योग्य आय हिंदी में इसको बोलते हैं। सिंपल शब्दों में हम माने तो ये है कि जब लोगों के हाथ में आय आ जाती है तो वो पूरी की पूरी जेब में डालने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अभी उनको पर्सनल टैक्स आयकर भी चुकाना पड़ता है। हमारे देश में भी हर बजट में लोगों को इंतज़ार रहता है, जो लोग सैलरी प्राप्त करते हैं, कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, कि आयकर पे क्या फैसला होने वाला है, आयकर की दरें कम होंगी कि नहीं होंगी, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आयकर जो है वो उनकी इनकम को यदि ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है तो घटा देता है, और यदि सरकार कम मात्रा में आयकर ले रही है तो लोगों की खर्च योग्य आय को बढ़ा देता है। तो हाथ में जो इनकम आ गई वो तो हो गई मान लो पर्सनल इनकम, और जेब में जो जाने वाली है डायरेक्ट टैक्स को घटाने के बाद वो हो गई आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी डीपीआई। तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया डीपीआई का, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का, डीपीआई इज इक्वल टू पीआई, पीआई मतलब पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स डीटी, डायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट में हम डीटी कहते हैं। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई इज इक्वल टू पीआई माइनस डीटी, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। सामने स्लाइड में आपको ऊपर ही ऊपर इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा। बहुत विस्तार से मैंने इसको समझा भी दिया है कि डीआई को डीपीआई भी कहते हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स को डीटी भी कहते हैं और पर्सनल इनकम को पीआई भी कहते हैं। तो फॉर्मूला इस तरीके से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, विस्तार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हर व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में चाहे सैद्धांतिक रूप से ना जाने, फॉर्मूला ना जाने, लेकिन उसकी रुचि इस बात में ज़रूर रहती है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा लोगों की आय है और यहाँ काफ़ी कम है। तो ये जो संकेत है कि ये आय कम ज़्यादा है, वो इशारा इसी की तरफ होता है, पीसीआई की तरफ ही होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला आपको जस्ट दिया हुआ है स्लाइड में। प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। यही किसी देश का दर्पण होती है जिसमें उसका खुद का अक्स दिखाई देता है। आंकड़ा या डेटा देखते ही किसी देश का पीसीआई का हमें पता लग जाता है कि वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है या विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहा है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा कंजप्शन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, अन्य सुख सुविधाओं का, ये सब एक नज़र में पीसीआई पर नज़र देखते ही डालते ही पता चल जाता है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि आपको मान लीजिए 2001 की निकालनी है या 2011 की निकालनी है या 2020 की निकालनी है, वही वर्ष आप लिख देंगे इसमें।
फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम फॉर 2001 इज इक्वल टू नेशनल इनकम फॉर 2001 अपॉन पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि जिस ईयर की हम पीसीआई निकाल रहे हैं उसी ईयर की नेशनल इनकम में भाग दे देते हैं किसका, पॉपुलेशन का। इस तरीके से जो ज्ञात होता है भागफल वो उस देश की पर कैपिटा इनकम हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब अंश और हर में हर बड़ा हो और अंश उसकी तुलना में छोटा हो तो भागफल कम आता है, इसीलिए हमारी जो पर कैपिटा इनकम भी है वो कम आती है अन्य विकसित देशों की तुलना में या अन्य हमारे ही विकासशील देशों की तुलना में भी। तो जनसंख्या हमारा एक तरफ बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए वरदान है, क्योंकि श्रम शक्ति जनसंख्या से ही मिलती है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक मुख्य भाग है, जबकि जनसंख्या हमारी एक कमजोरी भी बन चुकी है क्योंकि बहुत विशाल जनसंख्या का पेट भी हमें रोज भरना पड़ता है। तो इस तरीके से आज आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, अब इसे यूट्यूब पे मैं अपलोड करके आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगी। और आज नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट तक का सारा जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। तो वेरी वेरी थैंक यू। 3 या 4 या 5 क्लास जितनी भी हो गई हैं उसके लिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ आया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने प्रश्न डालकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम करेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे, नेशनल इनकम से जुड़ा टॉपिक ही लेंगे, हरित क्रांति, ग्रीन अकाउंटिंग। तो उसमें हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।